एक लड़की एक लड़के से हद से ज़्यादा प्यार करती है। वो बार बार उस लड़के से यही दबाव बनाया करती कि तुम मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर लेते, कितने दिन हमें रिलेशन में हो चुके हैं। दोस्तों, एक दिन ऐसा आ जाता है जब लड़का खुद उससे कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, अपना बैग पैक कर लो, हमें घर पर चलना है, वहीं जाकर हम अपना आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, सोचने लगती है कि अब मेरे जो जीवन के सपने हैं वो साकार हो जाएंगे। उसे आगे का कुछ भी नहीं पता था। उसके साथ जो जीवन में आगे होता है, वो लड़का उसे अपने साथ अपने गाँव लेकर जाता है। गाँव में अपने घर पहुँचने से पहले जंगल में पैदल पैदल वो जाने लगते हैं। दोस्तों, वो लड़का उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं। वो लड़की यहाँ पर उससे मना नहीं करती और कहती है कि जो तुम्हें करना है कर लीजिए, मैं तो तुम्हारे साथ अब सदा सदा के लिए आ चुकी हूँ। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये लड़का अपने जेब से एक चाकू निकालता है और उस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है और उसे 50 टुकड़ों में बांटकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में बिखेर देता है। दोस्तों, उसके बाद किस तरह से इस मामले का खुलासा होता है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि चाहे मुजरिम कितने ही शातिर तरीके से क्राइम को अंजाम दे दे, लेकिन कोई ना कोई सुराग वो यहाँ पर जरूर छोड़ जाता है। दोस्तों, आज यहाँ पर ये मुजरिम भी ऐसा ही एक सुराग छोड़कर जाता है। आइए जानते हैं डिटेल से इस क्राइम के बारे में। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये झारखंड में एक ज़िला पड़ता है खूंटी और इसी का जरियागंज थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत जोरदा गांव आता है। ये जोरदा गांव की 24 नवंबर साय की बात होती है, जब एक कुत्ता एक हाथ को अपने मुंह में डाले हुए वहाँ से भाग रहा होता है। आसपास के लोग देखते हैं कि ये तो किसी महिला या लड़की का हाथ है और ये कुत्ता इसे ऐसे कहां से लेकर आ गया। दोस्तों, आनन फानन में ही वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है, डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर आ जाती है और जो डॉग होते हैं उनकी मदद से वो सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। तो लगभग 50 टुकड़ों में वो डेड बॉडी मिलती है और जब उसे जोड़ा जाता है तो एक महिला का शरीर वहां पर बन जाता है। दोस्तों, आसपास में पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है तो पड़ोस में ही एक बैग उन्हें पड़ा मिलता है और उस बैग में एक आधार कार्ड मिलता है। उस आधार कार्ड को देखा जाता है तो आधार कार्ड में उस लड़की का नाम दिव्या होता है और जो लड़की तमिलनाडु की रहने वाली होती है। अब उसके एड्रेस पर पहुंचा जाता है। वहां पर उसके घर में उसकी खाली माँ होती है और उसके परिवार में कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जब माँ से बातचीत की जाती है, माँ को वहां पर बुलाया जाता है, बेटी की डेड बॉडी की शनाख्त कराई जाती है, तो माँ दहाड़े मारकर रोने लगती है। फिर माँ यहाँ पर कहने लगती है कि मेरी बेटी तो अपने प्रेमी के साथ रिलेशनशिप में रहती है और प्रेमी का नाम नरेश बोंगरा बताया जाता है। दोस्तों, फिर पुलिस नरेश बोंगरा के बारे में जानकारी जुटाती है, उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है तो वो झारखंड के खूंटी के एक गांव से ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। और जब नरेश को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद जब उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने इसके साथ में ऐसा क्यों किया, तुम तो इसके साथ शादी करने वाले थे, तो यहाँ पर नरेश जो पूरी कहानी बताता है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर नरेश बताता है कि मैं कामकाज के लिए तमिलनाडु चला जाता हूँ और वहीं पर एक मीट की दुकान पर काम करने लगता हूँ और वहीं पर मेरी मुलाकात इस लड़की दिव्या से हो जाती है और इसके साथ मैं प्यार प्रसंग में आ जाता हूँ। दोनों एक दूसरे से शादी का वादा कर लेते हैं और यहीं पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ दिन के बाद ही जो मेरे घर वाले होते हैं मेरे पास एक फ़ोटो भेजते हैं और कहते हैं कि तेरे लिए एक लड़की को सिलेक्ट किया। जब मैं उस फ़ोटो को देखता हूं तो मैं यहाँ पर दिव्या को भूल जाता हूं और मैं सोचने लगता हूं कि यार ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, मुझे इसके साथ ही शादी करनी चाहिए। और फिर मैं दिव्या से कहकर जाता हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं घर जा रहा हूँ और घर से वापस आने के बाद मैं तुम्हारे साथ में शादी करूँगा। उसके बाद ही अपने घर चला जाता है और घर आने के बाद इसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, कुछ दिन तक तो ये अपनी पत्नी के साथ ठीक ठाक तरीके से रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही इसे पैसों की चाहत होने लगती है कि अब पैसा भी चाहिए और पैसा कहाँ से आया जाए। फिर ये वापस उसी दुकान पर अपना रुख करता है, तमिलनाडु वापस जाने लगता है। जो घर वाले होते हैं, इसकी पत्नी होती है, वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। जैसे ही ये
तमिलनाडु में पहुंचता है तो वहां पर दिव्या इसका पहले इंतज़ार कर रही होती है। काफ़ी दिन से इसका फ़ोन तक नहीं मिल पा रहा था। अब दिव्या जब सामने इसे देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है, क्रोध में भी होती है। वो लड़ाई करने लगती है और कहने लगती है कि तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम आए क्यों नहीं, तुमने फ़ोन तक क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर ये तरह तरह के बहाने बनाने लगता है कि मेरे पिताजी बीमार थे, मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी। इस तरह से फिर दिव्या को मना लेता है, उसके साथ बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब दिव्या यहाँ पर इसके लिए रोड़ा बन चुकी थी, क्योंकि दिव्या ने इससे यही कहा था कि जब भी तुम वापस यहाँ से अपने घर जाने की बात करोगे मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलूँगी। अब इसे लगने लगता है कि दिव्या तो अब तेरे लिए बिल्कुल एक तरह से हड्डी बन चुकी है, अगर इसे नहीं फेंका गया तो तेरे गले में अटक जाएगी। फिर यहाँ पर एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत ही फिर ये दिव्या से कहता है, 8 नवंबर का वाक़या होता है कि चलो हम अपने घर के लिए चल रहे हैं, तुम जल्दी से बैग तैयार कर लो। दिव्या बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपना बैग तैयार कर लेती है। फिर ये यहाँ से रांची स्टेशन तक पहुँचते हैं और रांची से दूसरी ट्रेन ले लेते हैं और ये खूंटी में पहुँच जाते हैं। और खूंटी ज़िले में जाने के बाद फिर ये लड़का इसे पैदल ही ले जाने लगता है। ये कहती है कि मुझे तुम पैदल कहाँ लेकर जा रहे हो। तो ये कहता है कि यहाँ से थोड़ा सा रास्ता पैदल का है, बस थोड़ी दूर में ही मेरा घर आने वाला है। फिर इसे एक जगह बैठाता है और कहता है कि तुम 5 मिनट के लिए यहाँ पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। फिर ये बाज़ार जाता है, बाज़ार से एक तेज़धार चाकू लेकर आता है और उस चाकू को अपने बैग में रख लेता है। उसके बाद ये जो वहाँ पर जंगल होता है, जंगल की गहराई में जाने लगते हैं। दिव्या बार बार से पूछने लगती है कि तुम मुझे जंगलों की गहराई में क्यों लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पर ये यही कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी का रास्ता है, जल्द हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे। दिव्या को भी पूरा विश्वास होता है कि ये मेरा होने वाला पति है, मेरे साथ इतने दिन से रिलेशनशिप में मेरे साथ गलत तो ये करेगा नहीं, चलो मैं इसके साथ चलती हूँ। फिर वो खुशी खुशी चलने लगती है। अब आगे जाकर जो नरेश होता है वो दिव्या से कहने लगता है कि दिव्या मेरा मन तुम्हारे साथ संबंध बनाने का कर रहा है, क्या हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिव्या मना नहीं करती, कहती है कि जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लीजिए। फिर ये जंगल में ही ये सब काम करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो नरेश होता है अपना चाकू निकालता है और उसके सीने पर बैठ जाता है और ताबड़तोड़ चाकुओं से उसके ऊपर हमला करने लगता है। थोड़ी देर में ही जो यहाँ पर दिव्या होती है उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। दोस्तों उसके बाद जो नरेश होता है वो यहीं पर नहीं रुकता। जो दिव्या का शरीर होता है इसके छोटे छोटे कम से कम 50 टुकड़े कर देता है और जंगल के कई हिस्सों में उन टुकड़ों को फेंक देता है। इसने कई सारी पिक्चर भी ऐसी देखी थी, कई सारी क्राइम स्टोरी भी ऐसी देखी थी। इसने यही सब सुना था कि इस तरह से अगर लड़की के 50 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए जाएँ और उन्हें जंगल में फेंक दिया जाए तो उसके बाद इसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन ये सब भूल चुका था कि क्राइम करने वाला कितना ही सातिर हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपने पीछे सुराग छोड़ जाता है। ये भी यहाँ पर यही सब सुराग छोड़कर गया था कि इसने जो दिव्या का बैग होता है उसको वहीं पर छोड़ दिया था और उसमें जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड से दिव्या की माँ के पास पहुँचा जाता है और माँ फिर इस प्रेमी के बारे में बताती है। दोस्तों पुलिस जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस तुरंत ही नरेश की ही तहरीर पर उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये क्रिमिनल क्राइम को कितने सातिर तरीके से करता है और वो सोचता है कि मैं सदा भी नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई सुराग वो अपने पीछे ऐसा छोड़ जाता है जिसे पुलिस उसको पकड़ ही लेती है। यहाँ पर भी इसने ऐसा ही एक सुराग छोड़ा था और उस वजह से ये पकड़ा गया और आज जेल के अंदर है। दोस्तों क्राइम चाहे कितने ही सातिर तरीके से किया जाए, लेकिन क्राइम करने वाले के जो हाथ पैर होते हैं वो हमेशा ही कमज़ोर होते हैं और पुलिस उसे कहीं ना कहीं पकड़ ही लेती है। इसलिए हमेशा सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को, अपने परिवार को ज़रूर बचा कर रखें। दोस्तों आप सभी स्वस्थ रहें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,